जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टेटमेंट के कुछ प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले हमने 18 प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो है आपके तबला वादक, तबला से संबंधित है। इनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा, वो भी बहुत बड़े तबला वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री मिला था, और 2002 में पद्म भूषण मिला था। इनको और भी संगीत में अवार्ड्स मिले हैं, तो ये मेन अवार्ड्स थे। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, तबला इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा, ऑन विच डेट पाकिस्तान सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो वो है आपका 14 अगस्त। भारत मनाता है 15 अगस्त। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारत 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, और वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद माना गया था और 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। देखिए, जब आज़ाद हुआ था हमारा भारत, तो फिर उसी टाइम पे दो टुकड़ों में बढ़ गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने आप को 14 अगस्त को ही आज़ाद कर लिया था, और इंडिया हुआ था 15 अगस्त को। इसका आंसर क्या है आपका? बी, 14 अगस्त इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन का जो कि हमारा, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स टचेज द बाउंड्री ऑफ त्रिपुरा स्टेट। कितने भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमा को छूते हैं? वो है आपके दो राज्य हैं। राज्य कौन कौन से हैं? वो है आपके मिजोरम और असम। ये दो भारतीय राज्य हैं जो त्रिपुरा के बाउंड्री को टच करते हैं। देखिए, बेसिकली अगर कभी भी ना क्वेश्चन आता है मैप के अकॉर्डिंग, तो आपको मिडिल का जो मैप है ना, हमारा इंडिया का सेंट्रल मैप है या साउथ का या नॉर्थ का, तो आपको वो थोड़ा याद है, आपके माइंड में रहता है। बट आप लोग ना नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है आपका, जो हमारा पूर्वी वाला हिस्सा है, भारतीय पूर्वी हिस्सा, उत्तरी पूर्वी हिस्सा, वहां पे आपका ध्यान थोड़ा कम रहता है, आप लोग थोड़ा सा कम देखते हैं। तो मैं उसको समझाता हूँ उसको। बेसिकली देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मैप कैसा सा है, तो प्लीज ड्राइंग को मत देखिएगा, बस आप कंटेंट देखिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये आपका मान लो बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश पे ये छोटा हिस्सा आपको दिखेगा मेघालय का, ठीक है। यहां से आपका जा रहा है असम। असम ऐसे टच करता हुआ जाएगा, और थोड़ा सा दूर जाता हुआ ऐसे टच करता हुआ यहाँ आएगा, ठीक है। त्रिपुरा की बात करूंगा, तो जो त्रिपुरा है आपका वो कुछ यहाँ लाए करेगा, ये आपका त्रिपुरा होगा कुछ ऐसे। और त्रिपुरा से जो बाउंड्री टच करेगी, तो असम टच करी आपने देखा, और एक टच करेगी आपकी यहाँ पे, वो है आपकी मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के ऊपर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको नागालैंड, यहाँ पे आपको दिखेगा नागालैंड, ठीक है। और इधर से असम के थोड़ा सा ऊपर से हिस्से से लेता हुआ आओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश। मैं सबके नाम बताता हूँ, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका नागालैंड, ये है आपका मिजोरम, यहाँ आया आपका त्रिपुरा, और ये है आपका असम, और जो ये छोटा सा आपको दिखा, ये दिखा आपका मेघालय। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और एक रह गया है आपका, वो रह गया आपका मणिपुर। तो मणिपुर देखूंगा, तो मणिपुर आपका यहाँ नागालैंड और मिजोरम के बीच में पड़ता है कहीं, तो यहाँ पे जो आपका हिस्सा दिखेगा, ये दिखेगा आपका मणिपुर। आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें, तो ये सातों आपकी ये हैं। सिक्किम की बात करोगे तो जो आपका भूटान है, यहाँ पे आपका पड़ेगा भूटान, ये है भूटान, और भूटान के इधर पड़ता है सिक्किम, यहाँ पड़ेगा सिक्किम। तो अगर आपको मैप याद होगा तो ऐसे कुछ ना आराम से टैकल कर लेंगे। वैसे नॉर्थ ईस्ट का मैप आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी ना कभी बन जाता है कि कौन सा किसे टच करता है। तो आपने क्या देखा कि जो आपका त्रिपुरा स्टेट है, ये आपका टच करता है एक तो असम से, और दूसरा टच करता है आपके ये मिजोरम से। अगर कंट्री पूछा जाए तो बांग्लादेश से टच करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा
बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नो कोस्ट लाइन, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र। उड़ीसा की तटीय प्रदेश है, उड़ीसा पे तट है, गुजरात पे बिल्कुल है, महाराष्ट्र पे है, मिजोरम पे कोई तट नहीं है। अगर मैं देखूं आपको ऊपर मैप में दिखाता हूं तो मिजोरम कहाँ देखा था हमने? मिजोरम आपका ये वाला हिस्सा था, ठीक है। मिजोरम के इधर है त्रिपुरा, और मिजोरम का थोड़ा सा हिस्सा ना अगर मैं आपको सही से बताऊं तो ये बांग्लादेश भी ऐसे आता है, तो मिजोरम का थोड़ा सा बांग्लादेश से यहाँ भी लगता है, और यहाँ पे पड़ता है इसके म्यांमार। पानी आपके इधर है, तो क्या हुआ? मिजोरम पे कोई तटीय प्रदेश तो बना नहीं, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? इसका आंसर हुआ सी, मिजोरम इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन जो कि हमारा विच रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपकी ईस्ट से वेस्ट बहती है। सिर्फ नर्मदा ही नहीं, नर्मदा के साथ तापी भी रिवर है, वो भी आपकी ईस्ट टू वेस्ट है। बात करूं गोदावरी की, तो गोदावरी आपकी बहती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। कावेरी, कावेरी भी आपकी वेस्ट टू ईस्ट, और अगर बात करूं गंगा की तो गंगा है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था नर्मदा, नर्मदा रिवर आपकी ईस्ट टू वेस्ट बहती है, तो इसका आंसर क्या आपका बी, नर्मदा इसका आंसर हो गया। नर्मदा रिवर आपकी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। आगे बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन जो कि हमारा द हाईएस्ट इंडियन डेकोरेशन फॉर शोइंग वेलर एंड गैलेंट्री इन द वॉर इज, युद्ध में वीरता और दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय अलंकरण मतलब कौन सा अवार्ड है? वो है आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इंट्रोड्यूस किया गया था 26 जैन 1950 में। ये उनको दिया जाता है जिन्होंने युद्ध में बहुत ज्यादा अपना मतलब अपनी वीरता दिखाई है। और परमवीर चक्र के बाद जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट अवार्ड है वो है आपका महावीर चक्र, ये सेकंड है। तो इसका आंसर क्या हमारा ए, परमवीर चक्र इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन जो कि हमारा द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप यूएनओ भी बोलते हो, कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है आपका न्यूयॉर्क में। यूएनओ को जो स्टेबलाइज हुआ था, ये कब स्टेबलाइज किया गया था? ये स्टेबलाइज किया गया था 1945 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था। मेन रीजन क्या था कि शांति बनाए रखनी है, ठीक है। यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, 6 मेन ऑर्गन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 के 6 मेन ऑर्गन्स के मैं नाम बताता हूँ। पहला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, दूसरा है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर आपका तीसरा है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन पांचवा है आपका यूएन सेक्रेटरीट, और जो लास्ट ऑर्गन है वो है आपका ट्रूथशिप काउंसिल। ये आपके 6 ऑर्गन हैं, ठीक है, यूएन के अंदर आते हैं। इसका आंसर क्या आपका बी, न्यूयॉर्क इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन जो कि हमारा अ हिल स्टेशन सिचुएटेड इन हिमालयन रीजन इज इन, हिमालयन क्षेत्र में स्थित एक हिल स्टेशन कौन सा इनमें से? वो है आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा आपके उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं नाम का रीजन है उसमें आपको उत्तराखंड के ये आपको मिलेगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा फेमस है अपने वाइल्ड लाइफ के लिए, कल्चर के लिए और कुशंस के लिए। इसका आंसर क्या आपका बी, अल्मोड़ा इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन जो कि हमारा द पेनिनसुला पार्ट ऑफ गुजरात वाज फॉर्मली नोन एज, गुजरात के प्रायद्वीपीय भाग को पहले इस नाम से जाना जाता था, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है पहले इसको पेनिनसुला पार्ट बोलते थे। सौराष्ट्र जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपके लोकेटेड ऑन अरेबियन सी, अरेबियन सी कोस्ट पे, मतलब जो अरब सागर का तट है उस पे ये स्थित है। इसका आंसर क्या आपका डी, सौराष्ट्र का आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 10वां क्वेश्चन जो है हमारा व्हेन वाज गोवा लिबरेटेड, गोवा कब आजाद हुआ था? गोवा आजाद हुआ था आपका 1961 में। डेट बताऊं, 17 से 19 दिसंबर 1961 में। हुआ क्या था? देखो बेसिकली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्टुगीज जो उस टाइम पे सरकार गवर्नमेंट थी उनसे बात करी कि आप इसको गोवा को छोड़ दो, बट इस बात, ये जो बात हुई थी डिप्लोमेसी, ये फेल हो गई थी। तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया अपने इंडियन आर्म फोर्सेस को कि जाओ और फोर्स से अब गोवा को आजाद करो, मतलब गोवा को अपने हाथ में ले लो। तो यहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था जो 2 दिन तक चला था, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर, और इसमें फिर इंडियन ट्रूप ने जो आपका गोवा था उसको कैप्चर कर लिया था। गोवा एक तरह से सिर्फ आजादी नहीं हुआ था, गोवा को मैंने हथियाया नहीं था, गोवा के साथ हमने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। तो कुछ ऐसा भी है कि गोवा के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन है,
सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ उनसे लड़ा और उनसे छीन लिया, ऐसा नहीं हुआ था। हमने पहले बात भी करी थी, फादर फोर्स भी लाए थे, बाद में हमने बात भी करी थी उनसे, उसके बाद भी बात हुई थी, हमने उनसे पास कराया था और एग्रीमेंट भी हुआ था एक तरीके से। इसका मतलब क्या आपका बी 1961 इसका आंसर हो गया। सिर्फ गोवा ही नहीं, गोवा के साथ दमन एंड दीव भी पोर्टुगीज के उसमें था, पुर्तगालियों के, वो भी हमने आजाद कराया था। आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा की घोषणा किसने करी थी? ये करी थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिसके नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1856 में हुआ था। पेशे से ये एडवोकेट थे। होम रूल लीग की स्थापना में भी इनका काफी योगदान था। तो क्या आपका बी बाल तिलक का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? वो है आपका सिक्किम। सिक्किम में रेलवे स्टेशन ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे रेलवे लाइन ही नहीं है एक तरीके से। अगर कोई चीज जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को सिक्किम से जोड़ता है तो वो एक ही रोड है, वन रोड, जो कौन सी है? वो है आपकी NH10, ये अकेली इसको जोड़ती है। इसका मतलब आपका ए सिक्किम इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि हमारा डल लेक इज इन। डल झील क्या है, कहाँ पे है? ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे एग्जैक्टली? ये है श्रीनगर में। डल लेक को ज्वेल इन द क्रॉन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, मतलब कश्मीर का ताज का एक हीरा बोलते हैं एक तरीके से, डल लेक को बोलते हैं। बहुत फेमस है, टूरिज्म स्पॉट है एक तरीके से। तो इसका आंसर क्या है? ए जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे है आपका? जेनेवा पड़ता है आपके स्विट्जरलैंड में। अगर मैं आज की बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कोरोना पैंडेमिक चल रहा था तो दवाइयों को विकसित कराना, दवाइयाँ पहुंचाना जिन देश में नहीं पहुंच पा रही है या जहाँ पे नहीं बन पा रही है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इसका आंसर क्या हमारा? ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की जो कि हमारा व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये एक इंडियन कैंप है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में भारतीय शिविर। बेसिकली दक्षिण गंगा क्या है? इंडियन फर्स्ट रिसर्च स्टेशन हमने अंटार्कटिका में स्टेबलाइज किया था। कब स्टेबलाइज हुआ था? ये हुआ था हमारे 1983 से 1984 के बीच में। मेन रीजन क्या था करने का? ऑब्जर्वेशन क्या करता है ये? फिजिकल ओशिनोग्राफी, बायोलॉजिकल ट्रेड्स, ये सारे वहाँ पे होते हैं। तो ये क्या है? हमारा पहला इंडियन रिसर्च स्टेशन जो कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हमारा? ए इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा पहला सेशन जनरल नॉलेज खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी जनरल इंटेलिजेंस की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है मैंगो का है फ्रूट, पोटैटो से क्या बनेगा? आम क्या है? आम एक फल है। तो आलू क्या है? आलू एक स्टेम है, वो भी मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 85:42 139 रेशियो निकालना है एक्स। इस क्वेश्चन को देख के आपके पास क्या माइंड में आता है? आप सीधा क्या करना चाहोगे? आप करना चाहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई और निकाल लोगे, बट यहाँ पे ये तरीका अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहेंगे। 42 और 85 में क्या है? डबल पे एक जोड़ दो, ऐसे ही होता है ना। मतलब 85 का आधा करो, 42 को डबल करा मैंने और एक जोड़ दिया, 85 बन गया। ऐसे ही कोई नंबर सोचो जिसको आप डबल करो और एक जोड़ दो। तो 139 में से पहले तो आप माइनस करो 1, 139 माइनस 1 कितना? वो 138। फिर इसको करो आधा, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा 69। तो क्या आंसर हुआ इसका? बी 69 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन जो कि हमारा क्या कहना चाह रहा है कि ये कहता है ACFHKMPR अगला बताना है। ए से लेकर एफ तक में कितना है? BCDEF प्लस 5, सी से लेकर एच DEFGH प्लस 5, ऐसे ही एफ से लोगे GHIJK प्लस 5, एच से एम IJKLM प्लस 5। तो ऐसे देखोगे तो ये भी प्लस 5 है, ये भी प्लस 5 है। तो क्या करना है? प्लस 5 जोड़ो, P से प्लस 5 QRSTU, तो ये तो हो गया U, और R से प्लस 5 करोगे तो STUVW, क्या आंसर आया? U और W। इसका आंसर क्या है आपका? सी इसका आंसर हो गया।
देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको कई बार बता रखा है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो तरीका आपको अपनाना चाहिए, पहले आप ए से लेकर जेड तक साइड में कहीं लिख लो या रफ में लिख लो, उसके बाद काउंटिंग करो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, बिना गलती के कर लोगे। इसका आंसर क्या हमारा सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन जो कि हमारा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैनेजर इज रिटन एज REGANAM देन हाउ मोशन इज रिटन। क्वेश्चन देखोगे तो इसने क्या करा, मैनेजर को कैसे लिखा है, इसने मैनेजर को कर दिया उल्टा, तो मोशन को अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा, NOITOM। कौन सा मैच कर गया, ये कर गया आपका NOITOM, बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन जो कि हमारा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज OBNF हाउ विल बी शिप बी रिटन। क्या कहता है, नेम को जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है इन्होंने OBNF। हमें किसको बताना है, हमें बताना है कि शिप कैसे लिखेंगे। देखो N के बाद O, A के बाद B, M के बाद N, E के बाद F, तो ऐसे ही S के बाद T, H के बाद I के बाद J और P के बाद Q, तो TIJQ मतलब इसका आंसर हुआ D इसका आंसर हो गया। यह हमारा सेक्शन बी जनरल इंटेलिजेंस खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन सी जो कि हमारा जनरल साइंस। तुम्हारा 21वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स आर फिल्ड विद, बिजली के बल्ब में क्या भरे होते हैं, वो होते हैं आर्गन गैस। सिर्फ आर्गन नहीं, नियॉन, आर्गन और नियॉन दो गैसें हैं जो दोनों भरी जाती हैं। फायदा क्या होता है, आर्गन क्या करता है, आर्गन एक इनर्ट गैस है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता, किसके अंदर, जो आपका फिलामेंट होता है उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता, जिससे कि कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इसका आंसर क्या हुआ आपका ए, आर्गन इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन जो कि हमारा द पावर ऑफ लेंस इज गिवन इन, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, f मीन्स फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो होती है डायप्चर। जैसे मुझे बताना है पावर लेंस कितना है, तो जैसे मैं बोला 1.25 डायप्चर है, ये उसकी लेंस की यूनिट है। इसका आंसर क्या आपका ए, डायप्चर इसका आंसर हो गया। इसको डी से डिनोट करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कार बैटरी, कार बैटरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और लेड ऑक्साइड, ये दो चीजें हैं, इन दोनों का आप इस्तेमाल करते हो कार की बैटरीज में। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका सी, सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन जो कि हमारा ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम, आवर्त सारणी में एक समूह के सभी तत्वों का समान होता है क्या, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर बिट। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो तो एक ग्रुप की बात करूं तो एक ग्रुप में ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें सेम रहती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये भी चेंज होते हैं। तो सेम चीज क्या रहती है, सेम चीज रहती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर बिट, ऑर्बिट में। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल बताऊं तो एक लाइन ऐसे होती है, फिर ऐसे 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 करते हुए आती है। तो इस लाइन में जितने भी एलिमेंट होंगे इन सबका जो वैलेंसी होगा सेम होगा, वैलेंसी इन द सेंस आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बोलते हैं वैलेंसी, और वो सेम होगा। एग्जांपल देता हूं, मैंने लिया एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पेयर बनाऊंगा तो 2, 8 और 1, क्या है इसका लास्ट में 1, ये क्या हुआ इसका आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी कितनी हुई 1, वो मान लो इसमें है। और कोई अगर मैं जोड़ना चाहूंगा तो कुछ और सोचोगे किसके अंदर हो सकता है, हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन का क्या है 1, वैलेंसी कितनी हुई 1, आउटर ऑर्बिट में 1, इसी लाइन में मिलेगा। तो ऐसे, तो इसका आंसर क्या आपका डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन जो कि हमारा द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 118 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने अब तक नोन कर लिए हैं, जिसमें से 94 नेचुरल अकरेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका डी, 118 इसका आंसर हो गया। एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। आइए बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन जो कि हमारा बेकिंग सोडा इज अ, बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा आपका एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये होता है NaHCO3, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई जगह करते हैं, जैसे कि किचन में करते हैं, क्लीनिंग में करते हैं, बेसिकली माउथ वॉश, डिओड्रेंट, इन सब में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या आपका सी, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन जो कि हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेबीज के उपचार की खोज किसने की थी, वो करी थी आपकी लुइस पेस्चर ने। कब करी थी, ये करी थी आपकी 6 जुलाई 1885 में लुइस पेस्चर ने रेबीज की ट्रीटमेंट की खोज करी थी। रेबीज क्या होता है, बेसिकली जब कोई एनिमल जैसा एक डॉग आपको बाइट कर ले तो उससे रेबीज फैलता है, तो उसके टाइम हमें टीके लगाने पड़ते हैं जो आपका लुइस पेस्चर ने डेवलप किया था। इसका आंसर क्या है सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन जो कि हमारा
द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फिश। मछली जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है इनमें से। फिश के अलावा और भी चीजें हैं, जस्ट लाइक पोल्ट्री है, मीट है, सोयाबीन्स है, ये सारी चीजें भी हैं। तो इसका आंसर क्या आपका ए, फिश इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वां क्वेश्चन, जो कि हमारा फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, इनमें से कौन सा एक सदिश नहीं है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो इनमें से कौन सा वेक्टर नहीं है? तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब भी आप मोशन में होते हो, आप मोशन कर रहे हो, आप रेस्ट में थे, आप रेस्ट में करके आप कहीं मोशन में चले गए, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब आप यहाँ खड़े हो, अब यहाँ से आप इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, कोई फर्क पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी हुआ? नहीं पड़ेगा, आपने एनर्जी तो करी ना। तो बेसिकली इस पर डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आपका सी, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। सूर्य की दीप्तिमान ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु संलयन क्या होता है? बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे जो आपके एलिमेंट है वो आके मिल जाते हैं, तो वो फ्यूज करते हैं, तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसको आप न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हो। हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन और फीजन दो अलग चीजें हैं, मैंने क्या बताया आपको? फ्यूजन और फीजन दो अलग चीजें हैं। फ्यूजन मतलब होता है कंबाइन करना, मतलब चीजें कंबाइन करती हैं, और फीजन में टूटती हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो आंसर क्या आपका बी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 31वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हेन अ स्टोन इज वाइल्ड अराउंड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज रोटेटेड, व्हाट इज द पुल ऑफ द स्ट्रिंग कॉल्ड। जब एक पत्थर को एक डोरी के सिरे पर घुमाया जाता है, तो डोरी के खिंचाव क्या कहते हैं? देखो बेसिकली मान लो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उसने एक पत्थर पे रस्सी बांधी, ठीक है, और उसको फिर ऐसे अपना ये रोटेट कर रहा है अपनी तरफ, तो उस टाइम पे जो खिंचाव होगा तो उससे क्या होगा? उससे बनेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? बेसिकली जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिट करता है। तो इसका आंसर क्या आपका ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन, जो कि हमारा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी अधिकतम होता है? जी मीन्स जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, फोर्स होता है, वो कहाँ ज्यादा होता है? वो होता है पोल्स पर। हमारा अर्थ है स्फेयर शेप का होता है, तो यहाँ पे पोल्स होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल्स, यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या आपका बी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो चुंबक से खींचा जा सकता है? तो वो क्या है? वो आपका आयरन है, लोहा। लोहे को आप इजिली खींच सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी, आयरन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 34वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा उत्पन्न करेगा? वो है आपका डायनामो। डायनामो एक तरह से आप बोलो जनरेटर छोटा सा पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट देता है। देखो मोटर क्या करता है? मोटर में आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो, वो आपको मैकेनिकल एनर्जी देता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर को आप मैकेनिकल एनर्जी से डीजल देते हो और वो बदले में आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, तो डायनामो उसी का एक पार्ट है। इसका आंसर क्या आपका सी, डायनामो इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा टिंडल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है? वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? आप एक कमरे में हो, पूरा एकदम अंधेरा है, एकदम बंद है, धूप की छोटी सी रोशनी एक मतलब दीवार में छेद है उससे आ रही है, एकदम मतलब डॉट डॉट्स ऐसे ऐसे आपको दिखता है, लाइट्स, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या आपका ए, इसका आंसर हो गया। यहाँ हमारा सेक्शन सी जनरल साइंस खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी, जो कि हमारा मैथमेटिक्स। हमारा 36वां क्वेश्चन है, वैल्यू बतानी है 1:1/4। कैसे करते हैं? 4 1 जा 4 और 1 5/4, डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा 1.25। क्या आंसर हुआ इसका? ए, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 37वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द एवरेज ऑफ 133 प्लस 135 प्लस 137 डिवाइड करो 3 से। पहली चीज तो तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो तो आंसर आएगा आपका 405, डिवाइड करो 3 से तो आंसर आएगा 135। क्या आंसर हुआ इसका? बी, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हमारे 38वां क्वेश्चन, जो कि हमारा रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? ये बनेगा रूट ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आंसर आया? ए। तो क्या आंसर हुआ इसका? ए, इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हमारे 39वां क्वेश्चन, जो कि हमारा सुमित गेट्स 10% मोर मार्क्स देन अकबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डज अकबर गेट लेस देन सुमित। सुमित को अकबर से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए, समझ में आ गया। अकबर को सुमित से कितने प्रतिशत कम अंक मिले हैं? तो देखो मैंने माना कि अकबर को जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं, मैंने माना x,
सुमित को क्या मिलेगा, सुमित को मिला है 10% ज़्यादा, मतलब 10% एक्स होता है आपका x अपॉन 10, तो x प्लस एक्स अपॉन 10 अगर मैं करूँगा तो वो हो जाएगा आपका 11x अपॉन 10। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, चलो नहीं होना चाहिए। अब कितना ज़्यादा मिला है वो देखना है हमें, तो वो करने का तरीका होता है आपका कि आप 11x अपॉन 10 माइनस एक्स अपॉन पे 11x अपॉन 10 इंटू पे 100, ये तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, इससे आप निकालना चाहोगे तो ईजी हो जाएगा आपका। सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका, सॉल्व होके यहाँ पे आ जाएगा आपका x अपॉन 10, ये नीचे इसको उल्टा करोगे तो ऊपर आएगा 10 इंटू में 11x इंटू में 100, तो कटिंग करते हैं, 10 से 10 कटा, x से x कटा, क्या आंसर आया, ये बचा आपका 100 अपॉन 11। सॉल्व करोगे तो 9 पॉइंट फिर 1 ऐसे करके बनेगा, तो किसके अप्रॉक्स है 9%, तो इसका आंसर क्या आया सी, 9% इसका आंसर हो गया। वैसे इसका आंसर अगर 100 अपॉन 11 होता ऑप्शन तो आप वो क्लिक करते, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं तो अप्रॉक्स में आंसर आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारे 40 क्वेश्चन जो कि हमारा द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इसका आंसर हुआ बी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे 41 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन 5:12 इज इक्वल टू x अपॉन 96, क्या निकालना है x की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 96 इंटू में 5 अपॉन पे 12, तो 12 बन जाए 12, 12 8 जाए 96, तो 8 5 जा हो गया 40, कितना आंसर है आपका, आंसर आ गया ये ए 40, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 42 क्वेश्चन जो कि हमारा इन द गिवन फिगर ए बी बराबर ए सी है, ये बराबर ये है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। बी ए सी 40 है, इसका 40 दे रखा है, मैंने माना कि ये है एंगल 1, तो मुझे पता है कि 40 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा 180, तो 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 40, ये 180 क्यों होगा, तीनों एंगल सम 180 होता है, तो 2 टाइम एंगल 1 की वैल्यू आ गई 140, एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री, तो ये तो हो गया आपका 70 डिग्री का। अब एंगल डी और एंगल ए, मतलब आपको निकालना है एंगल सी डी ए और एंगल डी ए सी, इसका सम क्या होगा, देखो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, दो अंदर के एंगल का सम बाहर के एंगल के सम के इक्वल होता है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके 70 डिग्री के, तो क्या आंसर आया आपका, तो आप कह सकते हो एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, रीजन है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाह्य कोण विधि, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया 70 डिग्री, इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका सी 70, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारे 43 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 0.45 को डिवाइड करो आप 0.1239 से, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 4 नंबर, मतलब 1 2 3 4, पॉइंट आएंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, मतलब 100, 2 से 2 जीरो कट गया, क्या बचा आप 9 1 9 9 5 14, 5 को 100 से करोगे तो 500, क्या आंसर आया सी, इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है आप इन सबको ऐड करो, अगर इनका जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड होता है तो मतलब नंबर डिवाइड होता है, ठीक है, चेक करते हैं, 7 और 3 10, 4 14 और 5 19, नहीं होता डिवाइड, 8 4 12 और 7 19 और 3 22, 3 के डबल नहीं आता, 9 और 8 17, 17 और 7 होता है 24 और 6 30, बिल्कुल आता है, 4 2 6 5 11 और 6 17, नहीं आता, तो क्या आंसर आया इसका सी, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 45 क्वेश्चन जो कि हमारा द यूनिट डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हमें बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं 9 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ऐसे निकालेंगे, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 गुना 5, 5 चौक कितना होता है 20, मतलब 0, तो क्या आंसर आया डी 0। इकाई अंक निकालना है तो सबके लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ और जो उसमें भी इकाई बनेगा वो आंसर हो गया आपका। ये बढ़ते हमारे 46 क्वेश्चन जो कि हमारा a pathway 2 meter wide runs outside a rectangular lawn, the lawn is 24 meter long and 16 meter broad, what is the area of the path, एक आयताकार लॉन के बाहर 2 मीटर चौड़ा एक मार्ग चलता है, लॉन 24 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है, पथ का क्षेत्रफल क्या है, फिगर ऐसी है, ये आपका एक अंदर का लॉन है, ये है आपका 24 का और ये है आपका 16 का, इसके बाहर एक 2-2 मीटर का पाथ बना दिया है मैंने,
मतलब मैं बोलूँ तो ये भी 2 मीटर का पाथ है, ये 2 मीटर का पाथ है। मुझे क्या बताना है, इसका एरिया निकालना है मुझे। अगर मैं इस पूरे के एरिया में से, मतलब इस ए बी सी डी में से इसको ई एफ जी एच को माइनस कर दो तो बच जाएगा। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 24 का है, 24 में 2 जोड़ो 2 जोड़ो कितना हो गया 28, 16 का है, 2 जोड़ो 2 जोड़ो कितना हो गया 20। मतलब अगर मुझे एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो बड़े वाले एरिया, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी में से माइनस करो एरिया ऑफ ई एफ जी एच, रेक्टेंगल है एल इंटू बी, तो 28 इंटू 20 माइनस 24 इंटू 16, ये आएगा 560। इसको माइनस करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, 24 को 16 से गुना करोगे तो ये होगा 384, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 176। कितना आंसर आया 176 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो क्या आंसर हुआ इसका, डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 47 क्वेश्चन जो कि हमारा, अब 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस अ पोल इन 12 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो 12 सेकंड में एक पोल को पास करती है। तो डिस्टेंस हो गया 140 मीटर, टाइम हो गया 12 सेकंड, स्पीड निकालते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम 140 अपॉन 12, कटिंग करेंगे तो ये हो गया 4 से नहीं 2 से काटेंगे 6 70, 2 से काटोगे 3 35, ये आया 35/3 मीटर पर सेकंड, बट ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में। तो अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना होता, जो भी नंबर दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3600 से और डिवाइड कर दो 1000 से, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 3 से काटा 12 बार में कट गया, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, तो क्या बचे 2 से काटोगे 6, क्या बचेगा 7 गुना 6 मतलब हुआ 42 किलोमीटर पर आवर। तो 20 का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 48 क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर होल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक लंब वृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका 20 का आंसर हो गया। देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से फॉर्मूले होते हैं। एक होता है सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, फिर होता है टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा होता है वॉल्यूम। ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए किस किस के, क्यूबॉइड के, क्यूब के, सिलेंडर के, स्फेयर के, कोन के, हेमीस्फेयर के। इन सबके आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोई ना कोई एक तो पेपर में फंसता ही है। तो क्या आंसर आया इसका 20 का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 49 क्वेश्चन जो कि हमारा, हाउ विल यू एक्सप्रेस 13 इन बाइनरी सिस्टम। पहली बात तो ये बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जब किसी भी नंबर को आप 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हो उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। 13 लिखना है तो तरीका क्या होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, इस फॉर्म में हम हमेशा बढ़ाते हैं। तो 13 लिखना है, ये होता है 1 2 4 8, ऐसे चलता है ना। अब ये बताओ क्या ऐड करके 13 बनेगा, एक तो आप 18 को ऐड करोगे, 4 को ऐड करोगे, 8 4 12 हो गया, ये ऐड नहीं करोगे 13 ऐड करोगे, ये क्या बन गया 1101, ये बन गया बाइनरी सिस्टम। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ बी। अगर मान लो कोई और नंबर बनाना पड़ता तो देखो जिसको आप ऐड कर रहे हो उस पर 1 लगाओ, जो ऐड नहीं कर रहे हो उस पर 0 लगाओ, ऐसे आप बाइनरी सिस्टम बना सकते हो। आइए बढ़ते हैं हमारे 50 क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 6 days and B also can do it in 15 days, how many days will A to take to do the work alone। यदि A और B एक निश्चित कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, B उसी को 15 दिनों में कर सकता है, A अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन कहता है A और B मिलके करते हैं तो लगता है 6 दिन, B अकेला करता है तो उसको लगते हैं 15 दिन, हमें निकालना है A। ठीक है, देखो एक दिन में वर्क डन इन 1 डे, ए प्लस बी कितना करेंगे एक दिन में, वो करेंगे आपका 1/6, बी कितना करेगा 1/15, निकालना कितना है मुझे, तो मुझे निकालना है ए का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ए प्लस में 1/15 इज इक्वल टू 1/6, वैल्यू तो पुट करिए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6 माइनस 1/15, एलसीएम लोगे एलसीएम आएगा 30, 6 5 30 माइनस 15 30, 3/30 कटिंग करोगे तो 1/10, मतलब ए लेगा 10 दिन। तो कितना आंसर हुआ इसका, इसका आंसर हुआ ए 10 डेज इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
बाकी आपको इससे पहले की जो वीडियोस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए उसको अटेम्प्ट कीजिए, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है। आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है।